हाँ जी, तो इस बार की वीकली बाजार टॉक में हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा डील की। अगर आप देखोगे तो मैं ना सिर्फ आपको कोर स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, कि ये इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा डील और जिस कंपनी ने ये डील करी है ना, उस कंपनी ने जिस दूसरी कंपनी को खरीदा है वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज की कंपनी है। सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन करके एक कंपनी है, उसको एक्वायर करा है। राइट, दिस इज द न्यूज़। ऑलमोस्ट $12 बिलियन दिए हैं। इंडिया किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा ओवरसीज बाय आउट है। $12 बिलियन की इंटरप्राइज वैल्यू पे साइन किया है। मेरी बात समझना। अब आपको ये समझना है कि ये जो चीज हो रही है ना, दिस इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। लंबा लेक्चर है, बिल्कुल आराम से समझना। व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? होता क्या है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? जब कंपनी और शेयर होल्डर मिलके, या तो ये दोनों मिलके या दोनों अलग अलग तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर एक प्रॉब्लम फेस कर सकता है, यार उसकी वैल्यू अब इंक्रीज नहीं हो रही है। कंपनी प्रॉब्लम फेस करती है कि बिजनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। और ये जो सोल्यूशन जिस तक वो पहुंचना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो सोल्यूशन है कि जो उनकी वैल्यू है, एक, या तो वो मेंटेन्ड रहे या फिर वो वैल्यू इंक्रीज हो जाए। और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो ये कंपनी करती है, ये होती है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। वेदांता ने अभी डीमर्जर अनाउंस किया है। वेदांता वॉज अ नेचुरल रिसोर्सेस कॉग्लोमरेंट, इट इज नो मोर, है ना। अब अलग अलग कंपनीज बन गई है। तो वो भी तो वैल्यू अनलॉकिंग करी है, अडानी ने भी तो वैल्यू अनलॉकिंग करी है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है आप सब लोगों को? दिस इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब अगर आप देखोगे, जो सन फार्मा है, सन फार्मा के लिए जो सोल्यूशन है ना, वो ऑलमोस्ट डबल किया है उसके साइज को। सन फार्मा ने जो सोल्यूशन ढूंढा है, उस सोल्यूशन ने जो वैल्यू इंक्रीमेंट दिया है वो ऑलमोस्ट डबल का दिया है। मतलब ऑर्गेनॉन को ऑर्गेनन को एक्वायर करने के बाद ऑर्गेनन का जो $6.2 बिलियन का रेवेन्यू आ रहा है, उसको अपने अंदर अगर सन फार्मा कंसोलिडेट करता है, तो सन फार्मा की जो टॉप लाइन बनेगी, दैट वुड बी $12.5 बिलियन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहां पर? मतलब सन फार्मा को ऐसी क्या आन पड़ी कि उसने ऑर्गेनन को $12 बिलियन की डील में खरीदा? भाई सोचो, किसको बोलते हैं $12 बिलियन? 1 बिलियन मतलब 10,000 करोड़। बाप रे बाप। ऐसा क्या आन पड़ा, क्या प्रॉब्लम थी? मेरी बात समझना। ये प्रॉब्लम को अगर आपको ढंग से समझना है, तो मैं माफी चाहता हूं। मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं बहुत हाई स्केल के और हाई पिच के वीडियोस नहीं बना सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट, है ना। ये अगर आपको लग रहा है कि ये तो डेविएशन ले रहा है यार, अच्छी भली स्टोरी चल रही थी सन फार्मा की और ये फार्मा सेक्टर पे स्टूडेंट के लिए बन रहा है भाई साहब। मेरे हिसाब से कि स्टूडेंट को अगर ये डील का रियल कैरेक्टर समझना है, तो उसे इंडिया के फार्मा सेक्टर को समझना पड़ेगा। इंडिया के फार्मा सेक्टर को, उसकी प्रॉब्लम्स को, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। द रीजन इज, सन फार्मा इंडियन फार्मा सेक्टर को लीड करता है। तो अगर इंडियन फार्मा सेक्टर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सन फार्मा। जब आप इतनी बड़ी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, तो आप लिटरली पूरे फार्मा सेक्टर को एनालाइज करते हो। वेरी गुड जी। तो पहले अपन समझते हैं कि फार्मा का बिजनेस है क्या, सन फार्मा का बिजनेस और ओवरऑल फार्मा का बिजनेस क्या है। तो अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल का जो बिजनेस है ना, वो दो पहलुओं में बटा हुआ है। दो पहलुओं में बटा हुआ है मतलब, एक है फार्मास्यूटिकल का एपीआई वाला सेगमेंट। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स।
एक तरफ एपीआई है, दूसरी तरफ फॉर्मुलेशंस है। एपीआई का क्या मतलब है पता है? एपीआई मतलब रॉ मटेरियल, जो ड्रग का रॉ मटेरियल है, जिससे आप एक एपीआई से मल्टीपल ड्रग्स बना सकते हो। फॉर्मुलेशन में क्या होता है? यू यूज दैट एपीआई, you use your formulation, and then you develop tablet, syrup, injection, for cardiovascular diseases, for diabetes, for gastrointestinal diseases, for neurological disorders, है ना, for anything। तो यहां पर भी दो हिस्सों में गेम चलता है, एक है ब्रांडेड और एक है जेनरिक। फॉर्मुलेशन में भी ब्रांडेड और जेनरिक, एपीआई में भी ब्रांडेड और जेनरिक, फॉर्मुलेशन में भी ब्रांडेड और जेनरिक। अब अगर मैं आपको बोलूं, तो फार्मा सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं वो कुछ ये चार भागों में बटे हुए हैं। एक है एपीआई मैन्युफैक्चरर। एपीआई मैन्युफैक्चरर क्या काम करता है? वो रॉ ड्रग बनाता है, ऐसी रॉ ड्रग के केमिकल्स बनाता है, बल्क में बनाता है, जिसको अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज यूज करती है फाइनल मेडिसिन बनाने के लिए। मैंने आपको बताया इट इज अ रॉ मटेरियल। को और पढ़ना है तो और पढ़िए क्या। Active pharmaceutical ingredient is a crucial segment in pharma, contributing to around 35% of the market. API is a biologically active component of a drug that causes an intended medical effect. तो जो मेडिकल इफेक्ट आता है ना, वो जो इम्पैक्ट आता है ड्रग का, दैट इज बिकॉज ऑफ द एपीआई। हायर द क्वालिटी ऑफ एपीआई, हायर वुड बी द एफिशिएंसी, द एफिकेसी ऑफ योर ड्रग। फिर फॉर्मुलेशन कंपनीज क्या करती है पता है? ये रॉ केमिकल को टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन में देती है। या तो ये ब्रांडेड इनोवेशंस करती है, इनके पास कुछ पेटेंट्स होते हैं, या फिर ये जेनरिक मेडिसिन बेचती है। मेरी बात समझना, पैरासिटामोल कोई पेटेंटेड ड्रग नहीं है अब नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेके पैरासिटामोल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? आपके घर के पास में भी कोई फैक्ट्री खोल सकता है, छोटा सा प्लांट खोल सकता है, 4,000 5,000 स्क्वायर फुट में, सिर्फ एक ही केमिकल, अगर एक ही मेडिसिन बनानी है तो। यहां पर है ना, थोड़ा सा समझना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या होता है ना, दो चीजों पे काम चलता है। एक होता है कि देखो भाई, सामने वाले कोई कंपनी है, उसने करोड़ों रुपए आर&डी में लगाए, सालों की मेहनत करी, और उसने एक ड्रग निकाली। अब वो ड्रग जो उसने निकाली, वो से फॉर एग्जाम्पल एसएमए की है ना। एसएमए करके एक डिजीज होती है, जिसको आपको पता है 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है, 16 करोड़। अब वो ड्रग निकालेगा और वो ड्रग बना के अगर डायरेक्ट बाजार में बेच देगा, तो लोग तो क्या करेंगे, एक बार ड्रग खरीदेंगे, उस ड्रग का पूरा कंपोनेंट समझ लेंगे और वापस रेप्लिकेट कर देंगे। तो चोरी तो रोक ही नहीं सकता मैं। तो फिर मैं क्या करता हूं पता है? मैं पेटेंट करवा लेता हूं उस ड्रग के ऊपर पहले ही। बट सरकारें भी बहुत शार्प है। सरकार बोलती है, तूने जो ड्रग बनाई है, तूने जो ये केमिकल बनाया है, ये तो बहुत काम का है। हाँ सर, बहुत काम का है। बोले यार, इससे तो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। बोले हाँ, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। तो बोले तो फ्री होना चाहिए। तो बोले फ्री कैसे होना चाहिए? मैंने 400 करोड़ रुपए लगाया है इस पे, 8 साल से मेरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तब जाके हमने ड्रग बनाया है ना। अरबों रुपए तो मेरे को ट्रायल में लग गए, 100 करोड़ रुपए तो ट्रायल का खर्चा हुआ है, इसका फ्री कैसे कर दूंगा? तो गवर्नमेंट बोलता है, बोले नहीं यार, ये लाइफ टाइम पेड तो नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है पता है? गवर्नमेंट बोलती है, आपको हम पेटेंट अलाउ करते हैं 12 साल के लिए, पेटेंट अलाउ करते हैं 8 साल के लिए, पेटेंट अलाउ करते हैं 20 साल के लिए। डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, अथॉरिटी टू अथॉरिटी डिपेंड करता है, ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है। मतलब क्या है, आपको 12 साल का पेटेंट मिला है, तो 12 साल तक आप इस ड्रग को बनाओ और बेचो, जिस रेट पे बेचना है, कोई मना ही नहीं है। 12 साल बाद ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, कोई भी ये ड्रग बना लेगा। आपको अगर याद हो, तो लिलीज करके कंपनी है, ठीक है, उसने एक ड्रग बनाई ओजेम्पिक। वो ओजेम्पिक वॉज एन पेटेंटेड ड्रग, बट द मोमेंट वो पेटेंट खत्म हुआ, इंडिया के सारे फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स ने ओजेम्पिक के लिए इंजेक्शन लॉन्च कर दिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? फिर होते हैं क्रैम्स। क्रैम्स मतलब बायोकॉन जैसी कंपनी, किरण मजुमदार शॉ मैडम वाली कंपनी। ये क्या करती है बताइए? रिसर्च करती है। इनका मेन काम तो रिसर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, बट रिसर्च मेन काम है, ठीक है। और ये किनके बिहाफ पे रिसर्च करेंगे? एबट के बिहाफ पे करेंगे, है ना। कोई बड़ी नोवार्टिस है, उसके बिहाफ पे करेंगे। ऐसी बड़ी कंपनीज के बिहाफ पे करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फाइनल ड्रग को स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। आप मेरे को एक बात बताना, आपको अगर ये सेशन अभी तक बहुत एंगेजिंग लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो यार प्लीज आप
लाइक कर दो, और आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उसको दबा दो, है ना। मेरी टीम बोलती है आपको बताने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेशन, कोई बात नहीं है। अब इंडिया फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो है ना, उसके डिमांड ड्राइवर्स को समझो, है ना, कि वो डिमांड कैसे जनरेट हो रही है। नंबर वन है एक्सेसिबिलिटी। क्या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकेयर का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्या? बढ़ता जा रहा है। इंडिया में जो जेनरिक ड्रग्स है ना, वो ग्लोबल ड्रग्स का 20% इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वॉल्यूम टर्म्स में। फिर है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब अब लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है क्या? पहले किसी को गांव में सांप काटता था ना, लोग है ना झाड़ा उतरवाने बाबा के पास चले जाते थे, ये बाबा झाड़ा उतार देगा। आई एम नॉट किडिंग। पोलियो वगैरह का तो आज भी उतरवाते हैं लोग। जॉइंडिस का, आई एम नॉट किडिंग, जॉइंडिस का झाड़ा उतरता है भाई। आप बताना कमेंट में, अगर आपके घर में, आपके आसपास एरिया में आपने देखी है प्रैक्टिस होती हुई तो। मतलब सच एन अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट वाली प्रैक्टिस है ना। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बाबा के पास जाओगे झाड़ा उतरवाने, यार कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मतलब सिंपल सी बात है। तो अब वो चीजें कम हो रही है, लोग ज्यादा एजुकेटेड अवेयर हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सेल्फ मेडिकेटेड के प्रति सेल्फ मेडिकेशन भी बढ़ रहा है। ये बात भी तो, ओटीसी ड्रग्स का भी अब क्या होता है, आदमी चैट जीपीटी कर लिया सिम्टम, चैट जीपीटी ये हो रहा है, बता क्या करना है। चैट जीपीटी ने बोला 4 रिपोर्ट करा, रिपोर्ट कराई चैट जीपीटी को दी, बता चैट जीपीटी क्या करना है। तो चैट जीपीटी में तेरे को पैरासीटामोल लेना चाहिए। मैं लगा क्या बात कर रहा है, थैंक यू, ले लेता हूँ मैं जाके। मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। यूएई से लोग चेन्नई आते हैं, यूएई से लोग बैंगलोर आते हैं, हैदराबाद आते हैं, वाइजैग आते हैं अपना इलाज कराने, पथरी का इलाज कराने, बिकॉज यूएई में इट्स अ बॉम्ब। फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो जेनरिक मेडिसिन खोली है मोदी जी ने, गुड अपॉर्चुनिटी। इंडिया अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीडीएमओज है। सीडीएमओज मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरे को आपका नाम दो, ब्रांड नेम में आपके लिए पैरासीटामोल डिजाइन करके देता हूँ, हायर एफिशिएंसी वाली, अमेरिका में बेचना आप महंगे रेट पे। ये सब इंडिया में होता है, पीतमपुर में होता है, इंदौर के पास में। सप्लाई ड्राइवर्स क्या है? मतलब ये इनका डिमांड तो ठीक है, वो तो क्रिएट हो रही है, सप्लाई कैसे कर पा रहे हो आप? तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले पेटेंटेड ड्रग लॉन्च होती है, फिर उसके अगेंस्ट पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? पेटेंटेड ड्रग को लेके, पेटेंटेड ड्रग लॉन्च हुई, जब तक तो जिसके पास पेटेंट है उसी की ड्रग है भाई। फिर पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। फिर जब वो ड्रग लगभग खत्म होने वाला होता है उसका पेटेंट, फिर स्कोप ढूंढा जाता है कि जेनरिक मार्केट का क्या स्कोप है। फिर पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ड्रग लगभग सारे के सारे मैन्युफैक्चरर बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे सप्लाई आता है ना। ऐसे करके धीरे धीरे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? दे कीप अ क्लोज आई ऑन कौन से पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये सारी कंपनीज में सन फार्मास्यूटिकल जो है ना, वो फॉर्मुलेशन करती है, एपीआई सप्लायर नहीं है। समझ रहे हो? क्रैम्स नहीं है, सीआरएमएस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, दे आर फॉर्मुलेटर्स। ये चीज आपको समझ में आ रही है? फॉर्मुलेटर क्या करेगा पता है? एपीआई लेगा, एपीआई बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है मेरे दोस्त। एपीआई लेगा और उस एपीआई के अंदर कुछ एक्सिपेंट्स मिलाएगा, कुछ ड्रॉप्स डालेगा, कुछ अलग चीजें डालेगा, और वो होगा उसके लिए फॉर्मुलेशन। ठीक है। एपीआई क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग होती है, लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग होती है, लार्ज बायोलॉजिक ड्रग्स होती है, डिपेंड करता है कैसा क्या एपीआई चाहिए। ठीक है। एटम के अंदर इसको वेट करा जाता है कितने एटम्स का एपीआई। अगेन इट इज नॉट समथिंग विच वी वांट। अब फॉर्मुलेशन कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है? जिस ब्रैकेट में, जिस रेंज में, जिस ग्राउंड पे सन फार्मा प्ले करता है, वहां पर और दूसरी कंपनीज कौन कौन सी आती हैं? मतलब क्या नेचर की कंपनीज है फॉर्मुलेशन कंपनीज? तो एक है इनोवेटर। इनोवेटर क्या करती है पता है? फॉर्मुलेशन का काम है, लेकिन हम हमारा रिसर्च करते हैं। नोवार्टिस फॉर्मू इनोवेटर है। नोवार्टिस जेनरिक मेडिसिन में नहीं है, वो बड़ा मोटा पैसा किसके कमाते हैं? इनोवेशन करके कमाते हैं। एबट इनोवेटर है, बड़ा रिस्क लेते हैं, रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है अगर वो ड्रग्स काम कर गई तो। जेनरिक का क्या होगा? जेनरिक क्या करता है? कॉपी करना शुरू कर देता है पेटेंटेड एक्सपायर्ड ड्रग की, और वहां पर पूरा का पूरा गेम क्या प्राइसिंग पे आके खेल जाता हो, क्योंकि सभी सबके पास ही पेटेंट है, अब तो कोई भी बना लेगा। तो अब कमोडिटाइज्ड हो गई ना वो चीज तो।
राइट? तो जो जेनरिक है ना, दैट इज इंडियाज कॉस्ट एडवांटेज। हम क्या लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं? मैसिव स्किल्ड वर्कफोर्स है अपने पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आर एंड डी एक्सपेंस कुछ लगता नहीं है, ऑलरेडी करा कराया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप अगर देखोगे तो पूरी दुनिया का 20% जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई इंडिया देता है। $30 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट है हमारा, और 200 से ज्यादा कंट्रीज इंडियन ड्रग्स को रिसीव करती हैं, मतलब लगभग पूरा भारत, पूरी दुनिया। इनफैक्ट यूनिसेफ की जो वैक्सीन होती हैं उसमें भी 55 से 60% वैक्सीनेशन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। ये स्केल पे इंडिया काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्लोबल जेनरिक volume of 20% vaccination of 60%. We are doing huge. बट जेनरिक उसके बावजूद भी क्या रिस्की है? रिस्की तो है भाई। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज कोई भी पैरासिटामोल बना के बेच देगा, तो पूरा का पूरा प्राइसिंग का खेला है। फिर आप अगर देखोगे तो इसके पीछे के कुछ स्टैटिस्टिक्स समझना। पेटेंटेड ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स के पेटेंट एक्सपायर होते हैं ना, तो जब वो ड्रग्स का पेटेंट एक्सपायर हो गया तब उसको बोल दिया जाता है इट इज अ डिस्कवर्ड ड्रग, कि अब तो सबको पता चल गई ये ड्रग क्या है। 15,000 पेटेंट अगर एक्सपायर होते हैं तो उसमें से कोई एक ड्रग ऐसी होती है जो फाइनेंशियली वायबल होती है। इसमें भी सुपर स्टार नहीं है वो फाइनेंशियली वायबल है कि बस ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? रिस्क बहुत है इनोवेटर के लिए भी, है ना? आप अगर इनोवेटर को देखोगे, इनोवेटर का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन, सॉरी, यहाँ पर तो इनोवेटर को अगर आप देखोगे तो अपनी रेवेन्यू का 15 से 20%, 100 में से 20 रुपया तो बेचारा रिसर्च में फूक देता है, और 10 साल लग जाते हैं भाई इफेक्टिवली एक ड्रग को पूरी डेवलप करके। डेफिनेटली मार्जिन हाई रहते हैं, 45% के EBITDA मार्जिन पे खेलते हैं वो लोग। और जेनरिक अगर आप देखोगे तो जेनरिक का इकोनॉमिक्स, तो इनकी कोई R&D कॉस्ट नहीं है, इनके मार्जिन कम है, बट इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कमोडिटाइज्ड चीज है ना, क्योंकि अब प्रोडक्ट कमोडिटी है, आइडेंटिकल कोई भी बना रहा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जो इनोवेटर है ना वो 45% EBITDA पे खेलता है, जो जेनरिक वाला है वो 10 से 25% के एबिडा पे खेलता है। एबिडा क्या होता है अगर आपको समझना है तो मैंने 2 बड़े-बड़े सेशन डाले हैं एबिडा के ऊपर मास्टर क्लास करके, आप जरूर देखना। जिसने देखा है आपको वाकई में लगा कि सर क्या शानदार सेशंस थे यार, तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बताना, मैं पढ़ता हूँ कमेंट वैसे। ठीक है? मोट, तो यहां पर जब प्राइसिंग मोट नहीं है, कमोडिटी मोट नहीं है, तो मोट क्या है? मोट है स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन। आपका माल खत्म नहीं होना चाहिए काउंटर, मेडिकल काउंटर पे, खत्म हो गई बात बस, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री तो बहुत कम है। तो सन फार्मा के पास या कोई बड़ी इंडियन कंपनी के पास अगर ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मेडिकल काउंटर पे उसका ही पैरासिटामोल बिक पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन पे खेल, और उसी पे खेल पाओगे आप बस, इन एनी कमोडिटाइज प्रोडक्ट। मेरी बात समझना। तो अब इन सब प्लेयर्स में ना, ये जितने भी फॉर्मुलेशन वाले प्लेयर्स हैं इंडिया में, वेदर इट इज इनोवेटर और वेदर इट इज अ जेनरिक ड्रग, देयर इज अ किंग। द किंग इज सन फार्मा। कसम से किला बना हुआ है, किला। अगर आप देखोगे ना तो सन फार्मा इज धीरे धीरे अपने विंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं टू कैप्चरिंग द एंटायर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, वेरी ऑर्गेनिकली। आज अगर आप देखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है जिसकी कोई हद नहीं। नंबर 1 फार्मा कंपनी है इंडिया में मार्केट शेयर के हिसाब से। इससे बड़ा मार्केट कैप किसी फार्मास्यूटिकल बिजनेस का नहीं है। पूरी दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं, टॉप 5 में। और 100 से ज्यादा देश हैं जहां पर सन फार्मा की दवाइयां जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से। मेरी बात समझ। अगर आप देखोगे तो सन फार्मा की ज्योग्राफी देखो, सन फार्मा की ज्योग्राफी देखो कहाँ कहाँ पर है। होम कंट्री में तो है ही, US, EU, ब्राजील, रशिया। डिजीजेस देखो किन किन डिजीज,
कैंसर कवर करता है, कार्डियो कवर करता है, सीएनएस कवर करता है, डर्म कवर करता है, क्रॉनिक बैलेंस, एक्यूट एंड क्रॉनिक बैलेंस। वैल्यू चेन देखो, क्या एपीआई का कंट्रोल है, फॉर्मुलेशन का है, सेल्स का है, पूरा का पूरा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है। मेरी बात समझना। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिक्स देखो, जेनरिक है, जेनरिक मेडिसिन भी है, स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी भी है, ओटीसी ओटीसी भी है, ब्रांडेड जेनरिक भी है, ब्रांडेड एपीआई भी बेच देते हैं, कोई आता है तो ले जाओ। गुजराती है ना, समझ रहे हो आप? किन किन फॉर्मेट में डिलीवरी देते हैं? टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, टॉपिकल इनहेलर्स हैं, स्प्रे हैं, ड्रग डिवाइसेस हैं, डिवाइस के थ्रू ड्रग इंजेक्ट हो रही है। मेरी बात समझना। ऑर्गेनिक आर&डी भी करते हैं, खुद से आर&डी भी करते हैं, और एक्विजिशन भी कर लेते हैं फास्ट गैप फिलिंग के लिए। तुरंत कोई छोटी कंपनी एक्वायर कर लेते हैं जिसने, ये काम है सर। ये कोई मैं रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको। एंड लिटरली अगर आप ये लेक्चर सुन रहे होगे तो आपको समझ में आएगा दैट आई एम टीचिंग इन माय ओल्ड स्टाइल, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि क्या एजुकेशन पर्पज से अपन डिस्कस, क्या निचोड़ निकाल। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कवर कर रहे हो, सन फार्मा नहीं कवर कर रहे हो, तो कैसी बात कर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या सन फार्मास्यूटिकल एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है? वेरी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस। आप अगर देखो तो 66% के आसपास का धंधा तो दो देशों से आता है, इंडिया और यूएस। टू थर्ड बिजनेस दो देशों से आता है, बाकी इमर्जिंग मार्केट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ना ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कितनी है भाई, यहां पर बहुत अपॉर्चुनिटी। इंडिया में देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इंडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटी, यूएस में बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये इमर्जिंग मार्केट जो है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी अफ्रीका वगैरह में, मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है। मतलब मैंने जो रेवेन्यू कमाया है 520 बिलियन रुपए का, उसमें फॉर्मुलेशन से भी 33% कमाया, यूएस से 33% कमाया, एपीआई से 4% आया, है ना, फिर इमर्जिंग मार्केट से 18, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14। तो क्या ब्रांडिंग डिफरेंस क्रिएट करती है जेनरिक के अंदर? एब्सोल्युटली। कारण क्या है, पैरासेटामोल तो सब लोग एक जैसे ही बना रहे हैं ना। एक बन के आ रही है संतोष फार्मास्यूटिकल से, कोई बुराई नहीं है उसमें संतोष फार्मास्यूटिकल में। बात बताई मैंने, एक पैरासेटामोल संतोष फार्मास्यूटिकल से बन के आ रही है, और दूसरी बन के आती है सन फार्मा से। मैन्युफैक्चरर अगर हाई प्राइस रखता है, सन फार्मा हाई प्राइस रखेगा, तो डेफिनेटली के केमिस्ट को बड़ा मार्जिन मिलेगा। केमिस्ट को बड़ा मार्जिन मिलेगा तो डॉक्टर को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। केमिस्ट उस ब्रांड को पुश करेगा, डॉक्टर उस ब्रांड को पुश करेगा। और डॉक्टर है ना, आप देखना कभी भी डॉक्टर पैरासेटामोल नहीं लिखता है, डॉक्टर ब्रांड लिखता है, पैराडीबी, है ना। पैराडीबी देखो पीछे पकड़ के तो मैनकाइंड की मिला, बहुत बढ़िया, 3 गुना रेट, 4 गुना रेट। तो उसका आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि रिटेलर जो है ही एंड्स अप बाइंग अ एक्सपेंसिव मेडिसिन। प्लीज। सो अपन वापस चलते हैं। क्या गलत हो गया सन फार्मा के साथ? सन फार्मा का गोल है ना, वो है, आप देखो ना अभी इस समय क्या हो रहा है, जेनरिक, क्या जेनरिक में एक बॉटल नेकिंग आ रही है? ठीक है, बना रहे हैं जेनरिक, बहुत बढ़िया है। सन फार्मा को दो चीज चाहिए अभी इस समय। नंबर वन, एक आपको ज्यादा से ज्यादा नई नई ड्रग्स चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए, ठीक है। एंड यू नीड मोर पीपल जिनको आप वो ड्रग बेच सको, तो यू नीड टू एक्सपैंड ऑन मल्टीपल जोग्राफीज। सन फार्मा की डिमांड जो इस समय है वो और ज्यादा खराब हो जाता बिजनेस अगर ये इतना बड़ा स्टेप ये कंपनी नहीं लेती तो। आई एम नॉट किडिंग। कारण क्या है पता है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, डिमांड वही है ना, प्राइस कोलैप्स होंगे। इट इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। उसको इस बिजनेस से बाहर आने के लिए कुछ करना था। मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर देखोगे तो अमेरिकन स्पेंडिंग आप देखो सबसे ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब अमेरिका सिर्फ जेनरिक्स का मार्केट नहीं है, अमेरिका के अंदर अगर आपने इनोवेशन ड्रग्स बेची तो ये बहुत बड़ा मार्केट है यूएस का, राइट। दे आर वेरी हाई मेडिकल कंजम्पशन है, मतलब कॉस्ट इज वेरी हाई ओवर देयर। यूएस की जेनरिक डिमांड तो स्ट्रगल कर ही रही है, प्राइस इरोशन है, पूरी दुनिया से बन के आती है ना मेडिसिन यार। इट्स नॉट ओनली इंडिया, राइट।
तो यहां पर ये जो प्लेस थी ना अभी सन फार्मास्यूटिकल के लिए, उसके पास अब बहुत ज्यादा कुछ मोट बची नहीं थी। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाए, ऐसा कुछ करे जो इनोवेटिव मेडिसिन बनाऊं मैं, कुछ ना कुछ अलग करूं। मेरी बात समझना। इसके लिए what they have done, they have thought that M&A could be a solution, but unfortunately M&A जो होता है ना, mergers and acquisition, वो irreversible solution होता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। एक बार हो गया, अब झेलना है आपको। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो हाथी है एक टाइप से, अगर काम नहीं करा तो इसीलिए वो रखा है। खिचड़ी खिलाओ और दौड़ाओ इसको। दौड़ रहा है तो ठीक है, नहीं दौड़ रहा है, बैठा है तो फिर बैठे बैठे खाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या सिग्निफिकेंटली फास्टर है क्या? बिल्कुल सिग्निफिकेंटली। चार्ट अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। ये एक्सपेरिमेंट करने के कारण उन्होंने क्या करा पता है? देव थॉट कि अपन ऑर्गेनन को खरीदते हैं, ऑर्गेनन से एक पत्थर मार के अपन कई सारी चिड़ियाएं मार लेंगे। कैसे? ऑर्गेनन का जो ईयरली रेवेन्यू है दैट इज क्लोज टू $12.4 बिलियन। ऑर्गेनन का ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन में जो शेयर है, इनोवेटिव मेडिसिन में, दैट इज 27%। 51% रेवेन्यू जो आता है वो ब्रांड रेवेन्यू है, इधर ब्रांडेड इनोवेशंस और ब्रांडेड जेनरिक्स। 18 मार्केट के अंदर है, 24,000 लोगों की फ्रंट एंड टीम है, कमर्शियल फ्रंट एंड टीम है। ये सन फार्मास्यूटिकल ने बताया। सन फार्मास्यूटिकल ने ऑर्गेनन को एक्वायर करके विमेन हेल्थ के अंदर लीडरशिप पोजीशन एक्वायर करी है। ऑर्गेनिन दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा प्लेयर है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का, एंड थर्ड सबसे बड़ा प्लेयर है फर्टिलिटी मेडिसिन का। आप समझ रहे हो? सन फार्मा वुड बिकम और इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर्स ऑफ फर्टिलिटी मेडिकेशंस। जस्ट इमेजिन, एक एक्विजिशन से खट। टाटा जी ने भी एक्विजिशन करा था, रातों रात टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। टाटा मोटर दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई उस टाइम पर। जैगवार को खरीद लिया भाई, लैंड रोवर को खरीद लिया। क्या बात कर रहे हो? झटके से जो 100 देशों में था सन फार्मा, वो बढ़ के अब 140 देशों में हो गया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मिल गई मेरे को। पहले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इतनी एग्रेसिव नहीं थी। और इस कंपनी का भी एबिटा आप देखोगे तो 30% चल रहा है। $1 बिलियन से ज्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। 100 साल की लेगेसी है। कहीं इतनी बड़ी पुरानी कॉम्प्लेक्स ड्रग्स इन्होंने बनाई है जो इन्होंने ही बनाई है। तो यहां पर सन फार्मास्यूटिकल इज ट्राइंग टू कन्विंस देयर शेयर होल्डर्स दैट वी हैव नॉट बेट ऑन डोंकीज, इट इज अ डार्क हॉर्स जिसके ऊपर हम बेट कर रहे हैं। बायोसिमिलर बेनिफिट्स, इट्स टॉप 7 इन ग्लोबल बायोसिमिलर कंपनीज। जो लिविंग सेल से बायोलॉजिकल एग्जिस्टिंग, समझना प्लीज। इट इज अ ड्रग विच इज मेड फ्रॉम लिविंग सेल, दैट इज बायोसिमिलर। विमेन हेल्थ के अंदर लीडरशिप मैंने जो डिस्कस किया अभी आपसे, वो बोथ इन कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फर्टिलिटी मेडिसिन। डाइवर्सिफिकेशन हुआ नॉन यूएस जोग्राफी से। पहले सन फार्मा देखोगे तो 31% यूएस से आ रहा था, अब 27% यूएस से आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? इंडिया से शेयर कम हो गया, 17% डिपेंडेंसी है इंडिया से। कहां पर डिपेंडेंसी बढ़ी है पता है? सबसे बड़ा टैप क्या करा है इसने? इमर्जिंग मार्केट को। जहां पर पहले 18% था वो बढ़ के 29% हो गया। लार्जेस्ट, सबसे सही कदम इस टाइम पर अगर आप देखते हो तो। इट इज अ ग्रेट डील, नो डाउट अबाउट इट। इन्होंने कैसे पेमेंट किया है पता है? 12 करोड़ का। इन्होंने बोला $2.25 बिलियन तो नगद लेके जाओ, अब भी के अब भी। मेरी बात समझ रहे हो? 22,500 करोड़ रुपए तो नगद गिन के, और बाकी के 95,000 करोड़ 18 महीने में देंगे आपको। मतलब आपको तो वो भी अभी दे देंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। हम 18 महीने में बैंक को पे करेंगे, एवरीवन। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो रीजनेबल है। 6.2 केवी बाय बिड्डा पे खरीद लिया है, 6 केवी बाय बिड्डा पे। एडटेक इससे महंगी बिक जाती है भाई, 10 10 केवी बाय बिड्डा पे बिकती है कंपनीज। समझ रहे हो आप?
ऑर्गेनन के शेयर प्राइस भी देखोगे तो 6 से बढ़ के 14 हो गया है। सनफ्लावर ने तो उसको अभी कम पे ही खरीदा है। ठीक है, पियर्स के मुकाबले ल्यूपिन वगैरह अगर आप देखोगे तो कम के मतलब उसके मुकाबले इट इज वेरी अट्रैक्टिव। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण ये जो कंपनी आई ना, ये अपने साथ बहुत बड़ा डेट भी लेके आई। ये सबसे बड़ा इशू बन रहा है बस। इसके पहले सन फार्मास्यूटिकल वाज अ नेट डेट फ्री कंपनी, नेट कैश कंपनी, कैश ज्यादा है कंपनी के पास डेट के मुकाबले। और अब सन फार्मा का जो नेट डेट टू एबिडा रेशियो है वो 2.3 हो गया, अब डेट ज्यादा हो गया एबिडा के मुकाबले। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो एक एनालिस्ट क्या सेंस बनाएगा इससे? क्या ये डील इतनी बड़ी है कि ये मैटर कर जाए? तो एक बात समझना, एक डील बहुत मटीरियल हो जाएगी अगर वो एक्विजिशन करने वाले के, एक्वायरर के 10% की, मतलब मेरी 10% वैल्यू से ज्यादा हो। तो सन फार्मास्यूटिकल की वैल्यू कितनी थी इस डील के पहले? $24 बिलियन। सन फार्मास्यूटिकल ने डील कितने में करी है? $12 बिलियन। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स ओन वैल्यू की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। इट इज डेफिनेटली द साइज मैटर्स। क्या साइज, क्या ये स्ट्रैटेजिक सेंस बनाता है? बिल्कुल बनाता है। सन फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी पिवट कर रहा है यूएस जेनरेटिक से स्पेशलिटीज की तरफ। वो स्ट्रगल कर रहा था। ऑर्गेनिन के आने के बाद उसको झटके के साथ एंट्री मिल गई 100 कंट्रीज में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में, जहां पर अगर वो खुद से अपने कदम फैलाता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। मेरी बात समझना। तो अब एक एनालिस्ट क्या करेगा पता है? एक एनालिस्ट तीन चीजें करेगा। इनकम स्टेटमेंट समझेगा कि अब ये नई डेट आई है तो इसके कारण इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉस्ट सेविंग भी होगी, रेवेन्यू में भी सिनर्जी आएगी, और बैलेंस शीट में गुडविल भी आके खड़ी होगी। लेकिन अब हम डेट वाली कंपनी बने तो क्या हमारा वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चेंज हो जाएगा? पहले कॉस्ट ऑफ डेट की उतनी माहिती नहीं थी, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट नाउ कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थीसिस में मेजर अपडेट आएगा। इस डील से वैल्यू क्रिएट होगी अगर सिनर्जी अचीव हो जाती है तो। मेरी बात समझ रहे हो? आपका जो कोर थीसिस है ना, वो कोर थीसिस अगर अचीव हो जाता है तो। और वैल्यू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आपने कोई सिनर्जी अचीव नहीं करी तो। हर तीन में से दो एक्विजिशन फेल हो जाता है। आप अगर और डेप्थ में सीखना चाहते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में, और डेप्थ में सीखना चाहते हो आप एआई के बारे में, एआई को कैसे यूज करें, आप इस तरह की रिसर्च खुद कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप ये दोनों प्लेलिस्ट चेक कीजिए हम लोगों की जाके। यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर मैं आपके लिए इसको 2 मिनट में कंक्लूड करूं, तो देख मेरे भाई, इसकी कोर स्टोरी ये है कि जो सन फार्मास्यूटिकल है ना, उसका जो पुराना स्ट्रेंथ है, जो सदियों से उसने बनाया है, वो था जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक, पैरासेटामोल और सन फार्मा की पैरासेटामोल। लेकिन अब क्या हुआ ना, प्लेन जेनरिक से यूएस में काम चल नहीं रहा था। यूएस में आया भयंकर प्रेशर, बायर की पावर है वहां पर, है ना, तो बायर तुरंत शिफ्ट होता है, उसको मेडिसिन तो चाहिए, पैरासेटामोल है, एजुकेटेड बायर, किसी का भी ले ले क्या फर्क पड़ता है। अब इतने वीक मार्जिन में एफडीआई का रिस्क बिल्कुल वैसा का वैसा है, कमोडिटाइज्ड बिजनेस है पूरा का पूरा। तो उनको है ना डाइवर्सिफाई करना था। उनको ये था कि हम अमरीकी जेनरिक से बाहर निकल के स्पेशलाइज्ड मेडिसिन पे जाएं। तो उन्होंने ऑर्गेनिन के साथ एक डील कर ली। इस डील के बाद सन फार्मास्यूटिकल एक झटके के अंदर स्केल कर गया, विमेन हेल्थ के अंदर स्केल कर गया, बायोसिमिलर में स्केल कर गया, इनोवेटिव मेडिसिन में स्केल कर गया, ग्लोबल रीच मिल गई उसको एक झटके के अंदर। बट क्या उसने कुछ कीमत अदा करी इस चीज की? बिल्कुल कीमत अदा करी। क्या उसने डेट लिया माथे पे? डेट लिया। क्या उसने इंटीग्रेशन की रिस्क ली अगर कभी ढंग से इंटीग्रेट नहीं कर पाया तो? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट टू कंपनीज, इट इज ऑल्सो अबाउट mingling the working of two people who comes from very different work culture, India and Europe, India and Africa, India and other where else। एग्जीक्यूशन का प्रेशर है माथे पे, और $12 बिलियन दे दिए, अब कुछ ना कुछ नया निकलना चाहिए। मेरी बात समझना। और ये सब चीजों के लिए देखते हुए उसने $12 बिलियन में डील साइन कर दिया। रॉयटर्स जो कंपनी है उसके हिसाब से भाई
ये इंडियन फार्मास्यूटिकल का आज तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। आई होप आपको इसका ब्रेकडाउन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप क्या अगला देखना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताओ। और मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको जेन्युइनली ये सेशन अच्छा लगा ना, तो आप मेरे को कमेंट में लिखना, नहीं लगा तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। या लिख दो बुरा है, कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ूँगा सारे कमेंट, ठीक है? तो जी, आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीक, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।